Hello everyone, a very warm welcome to the online portal of Acry EduTech. Here I am again with the 6th consecutive video of our spotting error series. My name is Yashveer Singh and I am teaching you the complex concepts of spotting errors through these videos. तो चलिए without any delay let's get started. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है वो, आई एम अफ्रेड आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, नो एरर। अब इस वाले सेंटेंस में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो शायद आप में से बहुत कम बच्चों को पता है। चलिए उस कॉन्सेप्ट को मैं डिकोड करता हूं। देखिए यहां पर जो बेसिकली दिया गया है, पहली बार पढ़ने में किसी भी बच्चे को इसमें नो एरर दिखाई देगा, लेकिन बिलीव मी इसमें एरर है। और एरर भी ऐसा है जो आप क्या करेंगे, जिसे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे आराम से, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आगे हर चीज़ में इसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। देखिए यहाँ पर जो बोला गया है ना, ये वाला एरर तो बी पार्ट में है, इसका सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, इसका एरर जो है वो बच्चे बी पार्ट में है। अब वो एरर क्या है, वो ये जो डिड अ मिस्टेक लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। डिड अ मिस्टेक नहीं बोला जाता, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। डिड अ मिस्टेक, अब इसमें ये जो डिड अ मिस्टेक लिखा है ये गलत है, यहां मेड अ मिस्टेक लिखना चाहिए। अब आप कहोगे सर मेड अ मिस्टेक में और डिड अ मिस्टेक में क्या ही फर्क है, डिड का मतलब भी करना है, मेड का मतलब भी करना है, लेकिन नहीं, यहीं पर आप लोग गलती करोगे। डिड में और मेड में फर्क है। डिड जो वर्ब है वो डू से निकली है और मेड जो वर्ब है उसकी बेस फॉर्म मेक होती है, लेकिन डू में और मेक में क्या फर्क होता है। मेक जब भी आप बोलोगे तो हमेशा वो रिजल्ट के लिए बोलोगे, आउटकम के लिए बोलोगे। तो मिस्टेक करना एक आउटकम है, ना कि प्रोसेस है। जबकि डू और डिड का मतलब क्या है, आप एक एक्शन को कर रहे हो, वो एक प्रोसेस में चल रहा है। तो आप मेक अ मिस्टेक, जो मिस्टेक होती है वो कोई प्रोसेस नहीं है, वो रिजल्ट है। तो जब भी आप रिजल्ट शो करोगे वहां पर मेक का ही यूज होता है, डिड का यूज नहीं होता। डिड अ मिस्टेक का मतलब क्या हुआ, डिड का मतलब करना, मिस्टेक कर रहे हो, मिस्टेक कर नहीं रहे हो। मिस्टेक क्या है, रिजल्ट है। तो जब आपके पास रिजल्ट होता है तो वहां पर डिड आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि डिड का मतलब तो एक्शन होता है ना। तो मिस्टेक कोई एक्शन नहीं है, मिस्टेक एक रिजल्ट है, एक आउटकम है, इसलिए वहां मेक का यूज करोगे, डिड का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, डू का या डिड का यूज तब करते हो जब आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, जैसे डूइंग अ ड्यूटी, डूइंग अ ड्यूटी। अब ड्यूटी क्या है, वो एक एक्शन है, वो कर रहे हो आप, वो कोई आउटकम नहीं है, वो कोई रिजल्ट नहीं है। तो ध्यान रखें कि जब भी मिस्टेक की बात आती है तो वहां डिड का यूज न करके हमें मेक या मेड का यूज करना होता है। तब ये कॉलोकेशन बनती है हमारी मेक अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक। ठीक है, तो ध्यान रखें कि मेक का यूज, मिस्टेक के लिए आप मेक का यूज करोगे, ना कि डिड का यूज करोगे, क्योंकि डिड के एक एक्शन और मिस्टेक एक हमारा आउटकम होता है, एक रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट के लिए मेक का यूज किया जाता है। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान रखें, ये पेपर में पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज रिजन दिस ईयर बाय एज मैनी एज 50%। ठीक है, चलिए अभी ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा था, नंबर ऑफ। अब जब मैंने, अगर आपने मेरी पास्ट की वीडियोस देखी होंगी सारे बच्चों ने, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का। तो जिन बच्चों को वो पता होगा, तो यहाँ पर अगर हम द नंबर को देखें तो सबको पता लग जाएगा कि द नंबर हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, सॉरी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो द नंबर के अकॉर्डिंग हमारी सिंगुलर वर्ब ठीक लगी हुई है, और हैज के साथ हमारा थर्ड फॉर्म लगा होता है, वो भी ठीक है। दिस ईयर बाय एज मैनी एज, अब एज के साथ एज फॉलो करता है, और मैनी जो है वो 50% के लिए, काउंटेबल के लिए यूज हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर इस सेंटेंस में कहीं से कहीं तक कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये जो आंसर है हमारा इसका है नो एरर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि द नंबर में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है और अ नंबर में हमेशा प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। बाकी सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो दिस सेंटेंस डजंट हैव एनी एरर। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन। अब देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि अगर आपने मेरी
प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अब वो रिपीटेड कॉन्सेप्ट रखे ही इसलिए गए हैं ताकि आप जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वो दोबारा से रिवाइज हो जाए आपका। तो ये जानबूझ के किया गया है ताकि आपको उससे फायदा मिले। इसलिए मैं बार बार हर बच्चे से कह रहा हूं कि पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उनको जरूर वॉच करें, इसका फायदा आपको आगे की वीडियोस में जरूर मिलेगा। तो जिन भी बच्चों को वो वीडियोस पढ़ी हुई हैं या देखी हुई हैं, तो आपको मैंने बताया मैनी इक्वल टू मैनी ए होता है, मैनी इक्वल टू मैनी ए होता है। दोनों का मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का ही मीनिंग में डिफरेंस सेम होता है, लेकिन इनके जो वर्ब होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब मैनी के लिए तो आप क्या करोगे, प्लूरल नाउन लगाओगे और फिर प्लूरल नाउन होगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। लेकिन मैनी ए के साथ हमेशा ध्यान रखना है सिंगुलर नाउन होता है। अब क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो यही सब्जेक्ट होगा, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखते हैं, मैनी ए स्टूडेंट तो ठीक है, लेकिन अगर स्टूडेंट मैनी ए स्टूडेंट लिखा है तो स्टूडेंट ही सब्जेक्ट है हमारा। अगर स्टूडेंट सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, तो यहाँ हैव नहीं, यहाँ क्या आएगा बच्चों, हैज आएगा। तो यहाँ पर जो एरर लाइक करता है वो बी पार्ट में लाइक करता है, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैनी ए और वर्सेस मैनी का कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्क्राइब किया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैज असेंबल्ड। अब देखो यहाँ पर जो एरर है वो बेसिकली ऑन द टाइम को लेकर है। एरर क्या है, ऑन द टाइम। अब ये एरर क्या है इसे मैं समझा देता हूं। अब देखो ऑन द टाइम और एट द टाइम दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों। ऑन द टाइम बेसिकली क्या होता है, पंक्चुअलिटी को शो करता है, पंक्चुअलिटी। और एट द टाइम जो होता है वो मोमेंट को शो करता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। अब आप सेंटेंस में देख लो कि किस चीज़ का वो कॉन्सेप्ट दे रहा है, यानी कि मतलब किस चीज़ का उसका लॉजिक है, वो वहाँ पर किसी मोमेंट की बात कर रहा है या पंक्चुअलिटी की बात कर रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ बेसिकली किसी मोमेंट की बात हो रही है, और मोमेंट के लिए, पर्टिकुलर मोमेंट के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो ये मोमेंट है, तो यहाँ पर ऑन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एट आ जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखें। हाँ, अगर पंक्चुअलिटी की बात हो रही है तो ऑन द टाइम, ठीक है। यू शुड रीच एट योर एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम, ठीक है। तो वहाँ पंक्चुअलिटी की बात है, एट टाइम नहीं। एट टाइम का मतलब क्या होता है, समय की बात है, उस मोमेंट की बात है। तो कोई पर्टिकुलर कोई सेरेमनी हो रही है या कुछ हो रही है तो उसके लिए एट टाइम का यूज़ किया जाता है। क्लियर हुई ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमेरिकन्स आर एक्स्टम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफी विद देयर मील्स। मे भी शायद ये वाला कंसेप्ट मैंने आपकी पिछली वीडियोस में भी पढ़ाया है, तो जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन जो आज देख रहे हैं इस बच्चे, जो यही वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये जो एक्स्टम्ड टू होता है, तो एक्स्टम्ड टू के बाद ये जो टू होता है, ये बच्चे प्रीपोजिशन होती है। अब प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ड्रिंकिंग ही लगेगा, क्योंकि अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद बच्चों क्या आता है, नाउन नहीं आता है हमेशा। तो अगर किसी वर्ब को नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू पुट आईएनजी फॉर्म विद इट। तो यही एक तरीका होता है उसको नाउन बनाने का। तो जब ये लिखा है अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग कॉफी विद देयर मील्स, तो यहां पर देखो नो एरर है बच्चों, यहां पर क्या है, नो एरर है, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो हमें पता है, लेकिन इसके बीच का कंसेप्ट क्या कहता है कि टू में कहाँ कंफ्यूज करेगा वो आपको, जब टू के साथ एक बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है और एक बार वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है, तो इन दोनों में कंफ्यूज करता है वो आपको। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझा रखा है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूरा एज अ यूनिट काम करती है, यानी कि मतलब इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे को मिलाकर अगर व्हाट का आंसर आता हो आपके पास, तब तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। लेकिन अगर सिर्फ वर्ब के आईएनजी फॉर्म पे ही व्हाट का आंसर आता है, तो फिर ये समझ लो कि टू के बाद इसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, आई लाइक टू प्ले, ठीक है। अब देखो जैसे आई लाइक के बाद व्हाट का आंसर इस पूरे के लिए आ रहा है या सिर्फ इसके लिए आ रहा है, तो आप कहोगे सर इस पूरे के लिए आ रहा है। पूरे के लिए आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर ठीक होगी, प्लेइंग आ नहीं सकता। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम लुकिंग
फॉरवर्ड टू, हियर या हियरिंग फ्रॉम यू। अब यहां पे अगर बोला आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉट या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड वॉट, तो आप कहोगे सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉट, तो यहां हियर नहीं आ सकता, यहां हियरिंग आएगा, तो यहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाएगी। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो आपको अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप ये चेक कर लो वॉट टू से, मतलब वॉट जो है वो टू को इंक्लूड करके पूरे का आंसर दे रहा है या वॉट टू के बाद वाले के लिए दे रहा है। तो अगर टू के बाद वाले के लिए देगा तो फिर आईएनजी फॉर्म लिखो, और पूरे के लिए दे रहा है तो फर्स्ट फॉर्म लिखो। यही इसकी ट्रिक होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द प्रॉब्लम्स दैट आर कंट्री हैज एंड इज बाउंड टू फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ आर सो कॉल्ड सेवियर्स। अभी ध्यान से सुनो, कह रहा है जो प्रॉब्लम है ना हमारी कंट्री की, हैज एंड इज बाउंड टू फेस, वो हमारे पास हैं और वो बाउंड है फेस करने के लिए। आर द जो है वो आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस, वो क्या है? सेल्फिशनेस के आउटकम है ऑफ अवर सो कॉल्ड सेवियर, जो कि हमारे सो कॉल्ड सेवियर्स बताते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसमें हमें इसकी हिंदी समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है। अब यहां पर ध्यान से देखो, द प्रॉब्लम्स दैट आर कंट्री। अब प्रॉब्लम जो है वो, ये जो दैट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात। ठीक है, द प्रॉब्लम्स दैट आर कंट्री हैज एंड इज बाउंड टू फेस आर द आउटकम ऑफ सेल्फिशनेस। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो दैट जो है वो इन प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? इस वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो हम दैट के अकॉर्डिंग वर्ब तो लगाएंगे नहीं। हमारी जो कंट्री है वो हमारा सब्जेक्ट है बाद वाले सेंटेंस का, ये ध्यान रखें। अब कंट्री सिंगुलर है तो हैज लगेगा और इज लग जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने एक ही सेंटेंस में कंट्री के लिए यहां पर डिफरेंट टेंस का यूज किया है और यहां पर डिफरेंट टेंस का यूज किया है। बात समझ में आ रही है? अब अगर हमने यहां पर हैज का यूज किया है तो हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसने क्या किया है कि हैज और इज बाउंड, बाउंड को तो नहीं बोला है, लेकिन वो ये फेस को जो यूज कर रहा है वो दोनों के लिए यूज कर रहा है। हैज के लिए भी फेस का यूज और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेस आ रही है वो भी यूज कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम हैज को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, अब यहां पर सबको पता है कि यहां मेन वर्ब की तरह नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। अब यहां मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन उसने वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि उसने फेस को ही यहां पर क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं बच्चों को। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, द टीचर is ill and taking rest in the staff room। अब देखो यहां पर ये सेंटेंस लिखा है द टीचर इज इल एंड टेकिंग रेस्ट इन द स्टाफ रूम। अब यहां पर इज का यूज किया गया है। अब ये जो इज है, इंग्लिश में जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है और वो लिंकिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो सबको पता है इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन जब ये लिंकिंग वर्ब होता है तब ये खुद में मेन वर्ब होता है, तब इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती। तब इसके साथ या तो हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन लिख देते हैं या कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम इसमें एडजेक्टिव लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, इल, तो इल हमारा एडजेक्टिव हो गया, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। अब यहाँ पर जब इसने टेकिंग लिखा तो टेकिंग के साथ आपको समझ में आना चाहिए कि टेकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और ये अगर वर्ब की तरह काम करेगी तो बिना हेल्पिंग वर्ब के ये नहीं आएगी। अब हमें साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर वर्ब की तरह ही काम कर रही है, ना तो ये जेरंड फॉर्म है यहाँ पर, ना तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो ये किसी नाउन को डिफाइन कर रहा होता, तो इसके आगे तो कोई भी नाउन नहीं है। और जेरंड फॉर्म होता तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब होते हुए यहाँ पर इज एम आर नहीं दिया इसने। अब इज एम आर क्यों नहीं दिया है,
क्यों? क्योंकि ये इसी इज को इसके साथ कॉमन कर लेना चाहता है। समझ में आ रही है बात? देखो कॉमन कैसे होता है, आई एम हेल्पिंग एंड, या मैं बोलूं आई कैन एंड विल हेल्प द पुअर। अब मान लो ये सेंटेंस लिखा मैंने, अब यहां पर एक कैन का यूज किया और एक विल का यूज किया, और इन दोनों के लिए मैंने एक कॉमन वर्ब रखी हेल्प। अब हमें पता है कि ये विल के साथ भी वर्ब की बेस फॉर्म में आ सकता है और कैन के साथ भी ये वर्ब की बेस फॉर्म में आ सकता है, तो विल और कैन के साथ ये सेम फॉर्म में आ सकता है। तो अब ये हम क्या करेंगे, इसको कॉमन मान लेंगे। अब यहां हम हेल्प लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के साथ ही सेम फॉर्म में हेल्प आ सकता है, तो यहां पर हमें हेल्प लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर ये लिख दूं आई हैज या हैव, आई हैव एंड विल हेल्प द पुअर। अब ध्यान से देखो, अब वो ये कह रहा है मैंने मदद करी है और करूंगा, लेकिन अब इसने क्या किया, इस हेल्प वर्ब को फिर से हैव के साथ क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। लेकिन हैव यहां क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें मालूम है हैव के साथ तो हेल्प की थर्ड फॉर्म आती है, अगर थर्ड फॉर्म आती है तो हमें यहां हेल्प को हेल्प्ड लिखना पड़ेगा ना भाई। आप इसी को कॉमन कर दोगे तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट को मैं इसलिए इतना समझा रहा हूं आपको कि आपकी समझ में आ पाए कि जब भी एक सेंटेंस में दो डिफरेंट टेंसेस दिए होते हैं और उनकी हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होती हैं, तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब दोनों ऐसी हैं जिनके साथ सेम फॉर्म में वर्ब आ सकती है तब तो तुम कॉमन बना सकते हो, लेकिन अगर अलग अलग फॉर्म में आती है तो अलग अलग फॉर्म की वर्ब आपको लिखनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो आपको समझ में आएगी बात कि द प्रॉब्लम्स दैट आर कंट्री हैज, अब हैज हेल्पिंग वर्ब है, अब इसने फेस को कॉमन कर दिया इसके साथ। अब टू के साथ तो वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, लेकिन अगर इसी को इसके साथ कॉमन कर दोगे तो ये भी बेस फॉर्म आ जाएगी ना। तो हैज के साथ तो बेस फॉर्म नहीं यूज कर सकते ना, तो हैज के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो फेस की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फेस्ड। गॉट इट? तो यहां पर ये एरर है। तो कभी भी अगर एक सेंटेंस में दो डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स दी गई हों और बाद वाली मेन वर्ब को पहली बार के साथ कॉमन कर दिया गया है, तो ये चेक कर लेना क्या दोनों के साथ सेम फॉर्म ऑफ की वर्ब आ जाएगी। आ जाएगी तो कॉमन कर दो, नहीं आएगी तो दोनों की जो डिफरेंट फॉर्म की वर्ब होती है वो आपको लिखनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Never before the students of India have so much been frustrated as today when the problems of unemployment are dominant. देखो सेंटेंस पढ़ लिया होगा आपने, आपको इसका मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो जाए, कभी भी नेगेटिव एडवर्ब हो गया जैसे हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, इफ ओनली, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं जो नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। अगर उनसे कभी सेंटेंस शुरू होता है बच्चों, तो याद रखो फिर हमें उस सेंटेंस को स्ट्रेसफुल बनाना होता है। और किसी भी नेगेटिव एडवर्ब के बाद जब सेंटेंस होता है और स्ट्रेसफुल बनाना होता है तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन, अब इन्वर्जन क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं समझा देता हूं। एक होता है सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर। अब सिंपल स्ट्रक्चर में तो आप सबको पता है क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसकी अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो होगी, फिर मेन वर्ब होगी और फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन जो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जनल स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है कि उसके सेंटेंस में शुरू में क्या होता है कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जैसे हार्डली, स्केर्सली अभी बताया मैंने, मैं बता भी देता हूं। जैसे हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, ठीक है,
नॉर, नाइदर, सो, ठीक है। इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इफ ओनली, नेवर, एटसेट्रा। तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स जो होते हैं, अगर उनसे सेंटेंस शुरू हो तो सेंटेंस में फिर क्या होता है, इन्वर्जन फॉलो हो जाता है। अब इन्वर्जन क्या होता है, इनमें से कोई वर्ड होगा, इनमें से कोई भी वर्ड हो सकता है, एनी नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव एडवर्ब, प्लस उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में जाएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये इन्वर्जन स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्जन का स्ट्रक्चर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इधर आके अगर हम देखें तो देखो यहां पर क्या लिखा है उसने, यहां पर लिखा है नेवर बिफोर, तो नेवर आ गया सबसे पहले। जैसे ही नेवर आया, अब देखो द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, हैव जो है ना, इसको उठाकर हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स। क्या याद रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को हमें उठाकर सब्जेक्ट से पहले रखना है। तो यहां पर एरर हमारा होगा बी पार्ट में, इसके हैव को उठाकर हमें स्टूडेंट से पहले रखना पड़ेगा। तो दिस इज द एरर इन दिस सेंटेंस। तो आई होप कि यह बात क्लियर हो गई होगी आपको कि नेवर बिफोर या नेवर वर्ड अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो फिर याद रखना सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी, जिसे हम इन्वर्जन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना बच्चों, ये वाला, तो तुम में से ज्यादा बच्चों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। इसको कहते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल एरर। इसका नाम ही होता है डैंगलिंग पार्टिसिपल एरर। हालांकि इसमें डैंगलिंग पार्टिसिपल का एरर है नहीं, लेकिन ज़्यादातर इस तरीके का क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो डैंगलिंग पार्टिसिपल पूछा जाता है। वो ये होता है कि ये जो बात लिखी गई है, अगर ये बात इसी सब्जेक्ट के लिए लिखी गई है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये वाली बात जो होती है वो किसी और के लिए लिखी गई होती है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी और को बना दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मैंने लिखा राइडिंग ऑन द हॉर्स the snake tried to jump on him। अब ध्यान से देखो ये सेंटेंस, राइडिंग ऑन द हॉर्स। अब मैं तुमसे पूछूं यहां पर जो घोड़े पर राइड कर रहा है वो कौन है, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग तो तुम्हें ये पता है कि भाई स्नेक जो है ना वो घोड़े पर नहीं चल रहा होगा। ऑब्वियसली जिस पर उसने अटैक किया है, ये जो हिम है, यही घोड़े पर चल रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, ये जो पार्टिसिपल वाली बात लिखी गई है, ये हमेशा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। अब इस पूरी बात को जो लिखी गई है, इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, स्नेक। तो ये जो बात है ना, ये स्नेक के लिए मानी जाएगी, ना कि ये हिम के लिए मानी जाएगी। ये ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट है और ये हमेशा ऐसा ही होता है कि भैया ये जो बात लिखी गई है इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहोगे आप, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है किसी को। अगर इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहोगे तो हम सबको पता है जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो अपने नाउन के इर्द गिर्द ही बैठे होते हैं, तो इसके लिए तो यही माना जाएगा ना। तो अब ये बात क्या हो गई, एम्बिगस हो गई। अब एम्बिगस हो गई तो अब क्या करें, अब ये कर सकते हैं कि भाई या तो इसका सब्जेक्ट में ही को बनाऊं, नहीं तो इसको मैं सेपरेट सब्जेक्ट दे दूं। तो ये दो तरीके से ठीक हो सकता है। राइडिंग ऑन द हॉर्स, अब मैं ही को पहले ले लूं, ही वॉज अटैक्ड, ही वॉज ट्राइड
या ही वॉज, या इसको ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि पैसिव फॉर्म इसका बन नहीं पा रहा है, तो पैसिव ना बना के इसको सेम रखो, द स्नेक ट्राइड टू जंप ऑन हिम। तो इसका पैसिव नहीं बन पाएगा। अगर इसका पैसिव नहीं बन पा रहा है तो फिर इसमें करेक्शन कर देंगे, क्या ये कर देंगे, वाइल ही वॉज राइडिंग ऑन द हॉर्स। तो अब इसका अपना अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, इसका अपना अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर एम्बिगस जो बन रहा थी बात कि भाई कौन राइड कर रहा है, वो खत्म हो गया। ये अपना सब्जेक्ट लेके बैठ गया, ये अपना सब्जेक्ट लेके बैठ गया। नहीं तो हम क्या करते, इसको ही का सब्जेक्ट बना देते जो कि बन नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से ये ठीक हो जाता है। तो ये डेंगलिंग पार्टिसिपल का होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पर प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर उसने दिया हुआ है इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट। देखो, अगर यहां पर ये इट नहीं होता बच्चों, मान लो मैं इसको हटा देता हूं, ये इट नहीं होता, तब यहां पर क्या बन जाता, डैंगलिंग पार्टिसिपल का एरर बन जाता, बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम टिल टुमारो मॉर्निंग। तो ये जो पूरी बात थी ना, ये किसके लिए लग जाती, यू के लिए लग जाती। अब यू नाइट तो है नहीं, तो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति होती। लेकिन इसने क्या किया, इसने इट लगा दिया। इट किसके लिए लग गया, नाइट के लिए, और यू अलग सब्जेक्ट हो गया, इट अलग सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर डैंगलिंग पार्टिसिपल का कोई एरर नहीं बन रहा है। लेकिन यहां एरर क्या है वो देख लेते हैं हम। ये इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट। अब ये जो मस्ट है, ये मस्ट हमारा क्या होता है, मोडाल वर्ब होता है। अब हमें पता है मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म बोले तो तुम फर्स्ट फॉर्म मान के चल लो इसको, हालांकि दोनों में डिफरेंस होता है। तो मस्ट के साथ थॉट नहीं लगेगा, मस्ट के साथ क्या लगेगा, थिंक लगेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, सिंपल सी बात है, सबको, ज्यादातर आप में से सबको पता होगी ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज थरली अपसेट मिस्टर गुप्ता। ध्यान से देख लेते हैं। द अनरीजनेबल बिहेवियर, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ऑफ हिज डॉटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया किसका, ऑफ प्रीपोजिशन का। तो ऑफ हिज डॉटर जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, अनरीजनेबल बिहेवियर हमारा सब्जेक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग ये जो वॉज लगा है वो ठीक लगा है। मतलब अगर हम इसे नंबर के अकॉर्डिंग देखें, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारी वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर है। थरली अपसेट मिस्टर गुप्ता। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो वॉज लगाया जाता है ना बच्चों, वॉज के बारे में एक कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो क्या है, ये जितनी भी बी वर्ब्स होती हैं, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, ये जितनी भी बी फॉर्म्स होती हैं, इनको इंग्लिश में दो तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं। कैसे, एक तो इनको मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं जब ये क्या काम करती हैं, लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। लिंकिंग वर्ब मतलब ये किसी की स्टेट बता रही होती हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं टीचर हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर टीचर मेरी स्टेट है, तो स्टेट को कनेक्ट करने के लिए हमें इन लिंकिंग वर्ब्स की ज़रूरत होती है, तब ये मेन वर्ब की तरह काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती हैं ये। अच्छा, जब ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब में हमें पता है हमेशा इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है ना। तो ये दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब जब हेल्पिंग वर्ब होती है, मान लो वॉज आ जाए, तो वॉज के साथ या किसी भी बी फॉर्म के साथ, किसी भी बी फॉर्म के साथ, यहां मैं लिख देता हूं एनी बी फॉर्म, ठीक है बच्चों, एनी बी फॉर्म, चाहे वो इज हो, चाहे वो एम हो, चाहे वो आर हो, चाहे वो वॉज हो, चाहे वो वर हो, चाहे वो खुद बी हो या बीइंग हो या बीन हो, कोई भी बी फॉर्म, उसके साथ अगर आपको वर्ब लिखनी पड़ जाए कभी, तो वो या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा करो या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखा करो। अगर वर्ब फॉर्म इनके साथ आएगी तो दो ही फॉर्म में आएगी, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखता हूं, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वो डूअर होता है अपने एक्शन का। ये क्या माना जाएगा, डूअर, यानी कि मतलब सब्जेक्ट ही इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा, एक्टिव होगा वो अपने काम में, क्या होगा, एक्टिव। इसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट ही अपने काम को परफॉर्म करता है तो वही क्या होता है, हमारा एक्टिव वॉइस होता है।
तो अगर वॉज के साथ एक किसी भी बी फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाओ तो ये मान के चलना कि सब्जेक्ट ही उस काम को परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर तुम कभी भी वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वो इस वर्ब का रिसीवर हो जाता है। समझ रहे हो? रिसीवर बोले तो आप समझे, रिसीवर का मतलब वो एक्शन कर नहीं रहा है बल्कि एक्शन उस पर परफॉर्म किया जा रहा है। इसका मतलब वो पैसिव है, वो काम कर नहीं रहा, उस पर काम किया जा रहा है। तो कोई भी बी फॉर्म, जब भी बी फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी तो वो एक्टिव हो जाएगा, जब भी बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो वो पैसिव हो जाएगा। ठीक है, अब पैसिव होने के लिए वो एक्शन रिसीव को करना चाहिए। तो अब यही बात इस कॉन्सेप्ट में बताई गई है। अब इसको समझ लेते हैं। द अनरीजनेबल बिहेवियर हिज डॉटर वॉज थरली अपसेट मिस्टर गुप्ता। तो अब ध्यान से देखो, ये जो अनरीजनेबल बिहेवियर है, इसने मिस्टर गुप्ता को अपसेट किया या ये खुद अपसेट हो गया? तो आप सीधा सीधा बताओगे कि सर ये जो है ना, ये डूअर है, अपने इसका अपसेट करने का डूअर। तो अगर ये अपसेट करने का डूअर है तो भाई या तो वॉज अपसेट जो होता है ना, अपसेट, इसकी सेकंड फॉर्म भी अपसेट ही होती है, थर्ड फॉर्म भी अपसेट ही होती है, सेट सेट सेट। ठीक है, तो वॉज यहां पर ये क्या है, अगर थर्ड फॉर्म मान के चल रहे हो इसको, थर्ड फॉर्म वॉज के साथ तो थर्ड फॉर्म ही मानोगे इसको, नहीं तो आईएनजी फॉर्म लगा होता। तो या तो मैं ये लिख दूं द अनरीजनेबल बिहेवियर हिज डॉटर वॉज थोरली अपसेटिंग मिस्टर गुप्ता, लेकिन अपसेटिंग आप लिख नहीं सकते क्योंकि ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो उस समय चल रहा था, ये ऐसा एक्शन है जो खत्म हो गया। इसका मतलब है ये पास्ट सिंपल बनेगा। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वॉज तो लगा ही नहीं सकते ना आप यहाँ पर, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखो, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में तो वॉज वर्ब आएगा ही नहीं ना वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर आप वॉज लगा रहे हो तो या तो वो रिसीवर हो, तो रिसीवर तो ये किसी भी हालत में बन नहीं सकता, ये तो डूअर है ना अपने एक्शन का, और डूअर है तो या तो मैं अपसेटिंग कर दूं तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अपसेटिंग तुम इसे कर नहीं पाओगे ना, क्योंकि ये ऐसा एक्शन नहीं है जो उस समय चल रहा था, ये ऐसा एक्शन था जो हो चुका था। ठीक है, तो यहां पर अपसेट सेकंड फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो सेकंड फॉर्म में इसको ही लिखो ना, वॉज तो लगता ही नहीं है ना फिर। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप एक बार रिपीट लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसको फिर से समझा दूंगा, बट मैंने इसको बहुत क्लैरिटी से समझाया है एंड आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। कहता है ही कंप्लेन्ड टू द पुलिस दैट हिज ब्रीफकेस हैड बीन स्टोलन एंड दैट ही वाज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी। अब यहां पर तो बहुत सिंपल है, अगर इसे ध्यान से पढ़ोगे तो इसका एरर आपको समझ में आ जाएगा, जो कि किस में लाई करता है, सी पार्ट में लाई करता है। अब देखो एरर क्या है यहां पर, लिफ्ट और लेफ्ट दोनों में फर्क होता है। लिफ्ट का मतलब टू कैरी और लेफ्ट का मतलब होता है टू लीव। ठीक है, तो यहां पर जो सेंस आ रहा है वो लिफ्ट का नहीं आ रहा है, वो लेफ्ट का आ रहा है। वो ये कह रहा है कि उसने कंप्लेंट किया पुलिस को कि उसका ब्रीफकेस स्टोलन हो गया, चोरी कर लिया गया, एंड दैट ही वाज लेफ्ट। तो यहां पर उसे लिफ्ट नहीं किया गया, उसे छोड़ दिया गया, दैट ही वॉज लेफ्ट विदाउट एनी मनी। तो यहां लिफ्टेड ना होके बच्चों क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो यहां का आंसर आपका लेफ्ट रहेगा। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या कहता है, द पीएम सैड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट। देखो यहां पर मैं आपको ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं। जैसे ही आपने देखा सैड, तो हमारी मेन वर्ब है पास्ट, ये हमारी मेन वर्ब मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि दैट जो कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज आती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो मेन क्लॉज हमारी कौन सी मानी जाती है, जो बिना कंजंक्शन की होती है। तो अगर हमारी मेन क्लॉज पास्ट है तो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसकी वर्ब भी पास्ट हो जानी चाहिए। तो यहां अगर वो एरर दे सकता था तो ये भी दे सकता था। यहां पर वो क्या लिख देता, आपको विल लिख देता, तो ये गलत हो जाता। क्यों? विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, वुड होती है। तो यहाँ वुड यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपके समझाने के लिए कॉन्सेप्ट ये समझा दिया, क्योंकि सैड है तो यहाँ वुड ही होना चाहिए। अब वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट।
ठीक है, द पीएम सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। चलिए इसका एरर हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 51 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसमें मिस्टेक क्या है, मिस्टेक समझ लेते हैं। तो अभी इससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट किया कि डिड और मेक में क्या डिफरेंस होता है, कि किसी भी चीज के लिए आप डिड कब लगाओगे, मेक। तो मिस्टेक के लिए मैं अभी बता के आया हूं कि मिस्टेक के लिए आप डिड का यूज नहीं करोगे, किसका यूज करोगे, मेक का यूज करोगे। तो यहां पर भी मिस्टेक की बात हो रही है और उसके लिए डन का यूज किया गया है। तो डन नहीं, यहां पर क्या होगा, थर्ड फॉर्म है तो मेड लिख दो, मेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। तो आई बात समझ में कि मिस्टेक के लिए डन कभी यूज नहीं होता, डू कभी यूज नहीं होता, हमेशा मेक की फॉर्म लगाया करो, क्योंकि ये हमारा एंड प्रोडक्ट है। एंड प्रोडक्ट के लिए डन कभी नहीं लगाया जाता। ठीक है, चलिए आई होप द कंट्रीज कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप द कंट्रीज कंडीशन मे गो फ्रॉम बैड टू वर्स अनलेस ऑल नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू सप्रेस टेररिज्म। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आई होप द कंट्रीज कंडीशन में गो फ्रॉम बैड टू वर्स। आप किसी भी चीज को नेगेटिव में प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो जब आप किसी को नेगेटिव में प्रेडिक्ट कर रहे हो तो होप थोड़ी लगा सकते हो। होप तो पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड थोड़ी लगा सकते हो। तो आप फियर लिख सकते हो यहां पर, फियर, आई फियर द कंट्रीज कंडीशन, या फिर आई एम अफ्रेड। ये दो वर्ड आप यहां पर लिख सकते हो। तो क्योंकि आप किसी चीज को नेगेटिव वे में आगे प्रेडिक्ट करना चाहते हो, तो होप नहीं, होप हमेशा पॉजिटिव चीज के लिए लगाया करो। यहाँ होप ना के फियर लिख दो या आई एम अफ्रेड लिख दो, ठीक हो जाएगा। चलिए, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये मैं शायद पहले पढ़ा भी चुका हूँ, तो प्लीज देखिए। ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल। Only one dispute has been settled and other left to both the parties to settle। देखो यहां पर ध्यान से समझ लेते हैं। अभी एक कॉन्सेप्ट समझा के आया ना कि जब एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग वर्ब दी जाएं, तो ये देख लो कि भाई वो जो वर्ब हैं क्या दोनों ठीक लगी हुई हैं। अगर ठीक लगी हुई हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर उनका वर्ब ठीक नहीं लगी है तो फिर उसी फॉर्म में लिखो जैसे यहां पर दिया हुआ है। ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड। हैज बीन सेटल्ड का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाला कंप्लीट एक्शन है तो हैज बीन के साथ लिख दिया। एंड अदर्स लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज, क्योंकि हमने एंड लगाया है तो एंड से दोनों सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के बनेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट तो आ नहीं सकता, लेकिन देखो ध्यान से देखो यहां पर लेफ्ट सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। सेकंड फॉर्म का मतलब हुआ क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब हमने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो सकता किसी भी हालत में, तो इसको भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। अब हम ये मान के चलें कि हैज बीन को यहां कॉमन कर लिया है, तो कॉमन कर सकते थे अगर ये लेफ्ट की थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट नहीं होती। ठीक है, अब हमें मालूम है लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती है और थर्ड फॉर्म भी इसकी लेफ्ट होती है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, सुपर मतलब एक तरीके से एम्बिगस हो गया कि अगर हम इसको कॉमन मानते हैं तो ये सेकंड फॉर्म भी तो मानी जा सकती है। तो अब अगर हम इसको सेकंड फॉर्म के कंफ्यूजन से हटाना चाहते हैं तो हमें यहां भी हैज बीन लिखना पड़ेगा बच्चों, हैज बीन लिखना पड़ेगा। ठीक है, हां अगर लेफ्ट की लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट ना होकर कुछ डिफरेंट होती तो फिर यहां पर हैज बीन की हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां कंफ्यूजन नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी वर्ब अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है और उसका हेल्पिंग वर्ब कॉमन करी जा रही है तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब दोबारा देनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं लग पाएगा वो थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, इसलिए उसका एम्बिगिटी हमें हटानी पड़ती है। दैट इज वाई उसको यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर थर्ड फॉर्म अलग है तो रहने तो ठीक है। चलिए, आज के सेशन में इतना ही है। आई होप के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपको जो कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं वो क्लियरली समझ में आ रहे हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।